तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉरल डेवलपमेंट या बच्चों में नैतिक विकास कैसे होता है। सबसे पहले देखिए आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मोरालिटी क्या है, मॉरल डेवलपमेंट क्या होता है, फिर उसके बाद लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा दिया गया मॉरल डेवलपमेंट, और फिर हम पढ़ेंगे टीचर की क्या भूमिका होती है, और फिर कुछ सीटेट के क्वेश्चंस करेंगे। अगर टाइम बचे तो आज की क्लास में सीटेट के क्वेश्चन करेंगे और ये आज हमारी क्लास रहेगी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं एक कहानी से। आपको ये फेमस सीन थ्री इडियट्स मूवी का तो याद ही होगा। थ्री इडियट्स मूवी का ये फेमस सीन आपको याद है? एक बार चैट में थम्स अप कर सकते हैं तो करिए। ये जो सीन होता है थ्री इडियट मूवी का, जो सीन दे रखा है, सबने थ्री इडियट मूवी देखी होगी और आपको ये सीन भी याद होगा। इस सीन के अगर मैं आपको थोड़ा बताना चाहूं तो क्या होता है कि जो राजू के पापा होते हैं ये थोड़े बीमार होते हैं और इनको रेंचो पीछे से बांध के ले जा रहे हैं और प्रिया इनके पीछे बैठी है। ठीक है, ये सीन बहुत याद होगा। अब इस सीन को हम देखना चाहें, इसके दो इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। कई लोगों की नजरों में जो रेंचो ने टाइम बचाने के लिए करा ये सही भी हो सकता है और कई लोगों की नजरों में गलत भी हो सकता है। जो इस सीन को सही मानते हैं उनके लिए सही, उनका मानना यह है कि टाइम बचाना था, एम्बुलेंस नहीं थी तो रेंचो का डिसीजन सही था। और कई लोग ये भी मान सकते हैं कि अच्छा ये तो रूल्स टूट गए और एक बीमार आदमी पहले ही था पीछे, अगर एक्सीडेंट हो जाता तो गलत भी हो सकता है। देखिए चाहे आप इसे सही भी मानते हो गलत भी मानते हो, जो भी आपका आंसर है, चाहे आपका आंसर यस है या नो है, दोनों ही आंसर आपकी मोरालिटी या नैतिकता, मोरालिटी या नैतिकता के बारे में बताते हैं। चाहे आपका आंसर यस हो चाहे आपका आंसर नो हो, ये दोनों आंसर आपकी मोरालिटी या नैतिकता के बारे में बताते हैं। क्या आप समझ गए इतना सा? आप ये डेफिनेशन तो हम आगे पढ़ लेंगे। क्या आप ये कंसेप्ट समझ पाए कि चाहे आप जो एक सिचुएशन को किसी भी एंगल से देखें, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो कहीं ना कहीं जिस चीज से इंफ्लुएंस हो वो होती है नैतिकता या मोरालिटी। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे। हमारे जो पहले थिंकर है, हमें जिनके बारे में जानना है, हमारे जो पहले थिंकर है जिनके बारे में हमें जानना है उनका नाम है जीन पियाजे। जीन पियाजे की हमने इनिशियली जो रिसर्च पढ़ी है जिसके लिए फेमस है वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट या संज्ञानात्मक विकास। लेकिन इन्होंने संज्ञानात्मक विकास से स्टार्ट नहीं करा था। इनकी जो रिसर्च जो स्टार्ट हुई थी, सबसे पहली बार इन्होंने रिसर्च अपनी स्टार्ट करी थी मोरालिटी या नैतिकता से। जीन पियाजे ने, मैं रिपीट करना चाहूंगा, जीन पियाजे ने अपनी रिसर्च स्टार्ट करी थी मोरालिटी या नैतिकता से। बाद में जाके इन्होंने अपनी जो रिसर्च थी उसका सब्जेक्ट या टॉपिक चेंज कर दिया कॉग्निटिव डेवलपमेंट या संज्ञानात्मक विकास के लिए। लेकिन जो इनिशियली इनकी जो रिसर्च थी उसका टॉपिक था मोरालिटी। तो वही हम जो पियाजे के बारे में जानते हैं फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं। एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट थे। ठीक है, जीववाद में इनकी स्टडी चल रही थी। अब जैसा हम जानते हैं ये क्या करते थे, चीजों को स्टेजेस में डिवाइड कर देते थे। जो भी कंसेप्ट होता था उसे अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड करते थे। तो यहां पे भी इन्होंने ये करा। अगर मैं आपको बता के दिखाना चाहूं, यहां पे इन्होंने मोरालिटी या नैतिकता को दो स्टेजेस में डिवाइड करा। कौन कौन सी है वो स्टेजेस समझिए। एक है ऑटोनॉमस, चलिए ऑर्डर में लिखना चाहूं तो पहले ऑर्डर में पहले लिख देते हैं हेटेरोनॉमस, और दूसरी है ऑटोनॉमस। ठीक है, दो स्टेजेस में इन्होंने डिवाइड करा। पहली स्टेज थी हेटेरोनॉमस मोरालिटी, दूसरी स्टेज थी ऑटोनॉमस मोरालिटी। इसको मैं एक एग्जांपल से समझना चाहूंगा। अगर हम एक एग्जांपल से समझे तो एक बच्चा था, उससे क्या हुआ, एक वास टूट गया। एक बच्चे ने एक वास था तोड़ दिया। अब आपको जज करना है, आपको उस बच्चे को जज करना है कि उसने सही करा गलत करा। आपके पास दो तरीके जज करने के। पहला तरीका यह कि आप ये देखेंगे कि बच्चे ने क्यों तोड़ा। ठीक है, बच्चे ने वास क्यों तोड़ा। दूसरा, अब आपका फोकस इस पे होगा कि वास टूट गया तो अब क्या करें। ठीक है, दो सिचुएशन हो सकती है। एक बच्चे से आपके सामने वास टूट गया तो आप दो चीजें कर सकते हैं। पहले तो आप ये पता कर सकते हैं वास क्यों टूटा, और दूसरा आप ये कर सकते हैं अब वास टूट गया तो क्या करेंगे। तो जो पहली स्टेटमेंट है, पहली स्टेटमेंट हमें बताती है कि आपका जो फोकस है, आपका जो ज्यादातर फोकस है वो किस पर है, रूल पर है। कि जब आप बच्चे को देख रहे हैं कि अच्छा वास टूटने के बाद क्या होगा, जब आपका फोकस इस पर है तो आपका फोकस रूल पर है। और जब आप ये देखें कि वास टूट गया, क्यों टूटा, तो आपका फोकस था इंटेंशन पर, कि बच्चे की इंटेंशन क्या थी वास तोड़ने के पीछे। तो यही जो डिफरेंस होता है ये हमें मोरालिटी के बारे में बताता है कि आपकी मोरालिटी या बच्चा किस स्टेज पे मोरालिटी की या मॉरल डेवलपमेंट की किस स्टेज पे, ये हमें इससे पता चलता है। सबसे पहले देखिए
अगर अगर जो हमारी दो स्टेजेस है, अगर हम इसको ध्यान से देखें, जो हेटेरोनॉमस स्टेज होती है, जो हेटेरोनॉमस स्टेज होती है, यहां पर बच्चा क्या मानते हैं, रूल्स को कैसा मानते हैं, जो उसके नियम होते हैं, जो नियम होते हैं रूल्स को मानते हैं फिक्स्ड। बच्चे की नजरों में सारे रूल्स फिक्स्ड होते हैं, बच्चा रूल्स को फिक्स्ड मान के चलता है। यानी आप बच्चा किसी भी सिचुएशन में रूल्स को फॉलो करेगा नहीं करेगा उसके ऊपर है, लेकिन उसकी नजरों में रूल सारे रिजिड या फिक्स्ड होते हैं। ऐसी स्टेज को हम कहते हैं हेटेरोनॉमस। इसका एग्जांपल में आगे देंगे। और जब बच्चा रूल्स को फ्लेक्सिबल मानने लग जाए, फ्लेक्सिबल मानने लग जाए जब बच्चा रूल्स को, तो हम उसे कहेंगे ऑटोनॉमस स्टेज पे आ गए। बिल्कुल जनरल से एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहूंगा। जब आप इनिशियल स्टेज में होते, ठीक है, बच्चे फर्स्ट से थर्ड तक का ग्रुप देख रहे हैं बच्चों का, अगर आप उनकी क्लास में कोई रूल बना देंगे कि आपको चुप बैठना है, तो बच्चा एज इट इज पत्थर की लकीर मानकर आपकी बात को वर्ड टू वर्ड फॉलो करेगा। वो दिखाता है बच्चा भी इनिशियल स्टेजेस में, यानी हेटेरोनॉमस स्टेज में। फिर बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, वो इवॉल्व करता है, अपने दोस्तों से मिलता जुलता है, समाज में मिलता जुलता है, आगे बढ़ता है, डेवलपमेंट होता है बच्चे का। बच्चा ये मानने लग जाता है रूल्स कैसे फ्लेक्सिबल है, अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग बच्चा क्या करेगा, उन रूल्स को चेंज करने की कोशिश करेगा। इस स्टेज को जब बच्चा अपने रूल्स को चेंज करने लग जाए, फ्लेक्सिबल मानने लग जाए, इस स्टेज को मानते हैं कि जब अब बच्चा किस स्टेज पर है, ऑटोनॉमस मोरालिटी की स्टेज पर है। आप समझ गए तो एक बार चैट में थम्स अप कर दीजिए ताकि हम आगे कर पाए। अगर आप इतना समझ गए कि ऑटोनॉमस और हेटेरोनॉमस में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, ठीक है, ज्यादातर मैं थम्स अप दिख पा रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। जब बच्चा फिक्स्ड माने, रूल को पत्थर की लकीर मान के चले, इनिशियल, यानी ये इनिशियल स्टेज है, शुरुआती स्टेज है नैतिकता की। और जब बच्चा रूल्स को मॉडिफाइबल, फ्लेक्सिबल मानना स्टार्ट कर दे, तो ये कौन सी हो जाती है हमारी आफ्टर की स्टेजेस हो गई, यानी बच्चा डेवलप हो गया। ये हमारा कुछ बेसिक डिफरेंस है हेटेरोनॉमस मोरालिटी और ऑटोनॉमस मोरालिटी। मेरी स्क्रीन पे आप देख पा रहे डिफरेंस। पहला देखिए, जब बच्चा रूल्स को रिजिड मानता है, फिक्स्ड मानता है और मेड बाय अथॉरिटी मानता है, तो हम उस ऐसी स्टेज को मानते हैं कि ये हमारी हेटेरोनॉमस स्टेज है। और वही जब बच्चा फ्लेक्सिबल मानता है, अच्छा म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, आपसी फायदे के लिए जब रूल्स फॉलो करने लग जाए, तो इस स्टेज को हम ऑटोनॉमस मोरालिटी मानते हैं। आशा करता हूं आप इतना समझ गए। तो आगे चलते हैं। एक सेकेंड, एक सेकेंड दिए, आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए प्याजे की यही थ्योरी के साथ भी, मतलब इस थ्योरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन कम पूछे जाते हैं। तो हमें बस ये देखना है कि ये थ्योरी ऑटोनॉमस और हेटेरोनॉमस सब समझ गए होंगे। इस थ्योरी के ड्रॉबैक्स क्या थे, और फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इस टॉपिक की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो अगली वाली जो थ्योरी हम पढ़ेंगे, कोलबर्ग वाली दी गई। तो इस थ्योरी को थोड़ा जल्दी खत्म करते हैं और आगे देखते हैं। सबसे पहला, प्याजे ने क्या करा था, बहुत छोटे सैंपल साइज का यूज करा था। जो रिसर्च हो रही थी प्याजे की, बहुत कम लोगों पे हो रही थी। दूसरा, इन्होंने क्या करा, बच्चे की जो नैतिकता थी या बच्चे की मोरालिटी थी, उसे एडल्ट के कंपैरिजन में बहुत कम माना। कि वो मानते थे कि एडल्ट जो होता है, व्यस्क जो होता है, उसकी जो मोरालिटी होगी वो डेवलप्ड होगी, और बच्चे की जो मोरालिटी है वो इतनी डेवलप नहीं होगी, जो कि काफी हद तक गलत है। आप एज के बेस पर किसी की मोरालिटी या नैतिकता तो डिसाइड कर ही नहीं सकते। एक छोटा बच्चा है, वो एक बड़े व्यक्ति से ज्यादा मॉरल हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। और एक बड़ा व्यक्ति, एक एडल्ट इंसान एक छोटे बच्चे जितना मॉरल या नैतिक ना हो, ये भी फिक्स्ड है, ये भी हो सकता है, सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। तो आप एज के अकॉर्डिंग मोरालिटी को फिक्स नहीं कर सकते। ये प्याजे की थ्योरी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक या लिमिटेशन थी। और उन्होंने बहुत ज्यादा, अच्छा, इनका जो रिलेशन था मोरालिटी का, इनका जो सबसे ज्यादा जो इंफेसिस था, मोरालिटी को इन्होंने संज्ञानात्मक विकास से, जो मोरालिटी थी उसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट से जोड़ने की कोशिश करी। इनका मानना यह था कि जितना आदमी मेंटली डेवलप्ड होगा उतना ही ज्यादा मॉरल भी हो सकता है। इनका, प्याजे का मानना ऐसा था, जो कि गलत है। मोरालिटी और कॉग्निटिव डेवलपमेंट का आपस में रिलेशन नहीं है। वैसे ओवरऑल सब आपस में रिलेटेड है, डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये कि ये भी डेवलपमेंट का पार्ट है, मॉरल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी डेवलपमेंट का पार्ट है। लेकिन अगर हम देखें तो इनका आपस में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं था, जो कि प्याजे की थ्योरी का एक और ड्रॉबैक है। फोर्थ है कि इन्होंने, देखिए वही कि इन्होंने क्या करा, स्टेजेस को फिक्स कर दिया, बाउंड्री बना दिया, जबकि रियल लाइफ में ऐसी कोई बाउंड्रीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। कि एज के बेस पे हम कभी भी बाउंड्री तो क्रिएट ही नहीं कर सकते। कई लोगों के लिए मोरालिटी, जो हेटेरोनॉमस मोरालिटी है, वो 6 साल की उम्र में डेवलप हो जाए। ऑटोनॉमस मतलब जो मोरालिटी का इवोल्यूशन है वो 6 साल में हो जाए। कई लोगों के लिए ये इवोल्यूशन 12 साल की उम्र में हो पाए। तो एज के लिए फिक्स करना क्या इनका सही था? यस या नो में अगर आप चैट में आंसर करना चाहे, क्या एज में फिक्स करना उनके लिए सही था, नहीं था प्याजे के लिए?
नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही, बिल्कुल नो। हम एज से फिक्स नहीं कर सकते, जो कि प्याजे की सबसे बड़ी गलती थी। दूसरा, उन्होंने बहुत कम, ठीक है, उन्होंने नैतिक तर्क के ऊपर, मॉरल रीजनिंग के ऊपर बहुत कम काम करा। प्याजे ने मॉरल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत काम करा, नैतिक तर्क के ऊपर बहुत कम काम करा। इन्हीं का जो ड्रॉबैक था, इन्हीं का जो ड्रॉबैक है, ये इस पे अगले जो साइंटिस्ट हमारे जिससे पूछा जाता है, लॉरेंस कोलबर्ग ने काम करा। लॉरेंस कोलबर्ग ने यही नैतिक तर्क के ऊपर बहुत ज्यादा काम करा। इन जो आगे मैं बताऊंगा भी, चलिए इसी बात पे आपको इतना समझ आ गया, आपको ऑटोनॉमस मोरालिटी, हेटेरोनॉमस मोरालिटी, प्याजे का क्या योगदान था या क्या शॉर्टकमिंग था, समझ आ गया। आगे चल सकते हैं हम, अगले साइंटिस्ट, अगले साइकोलॉजिस्ट के ऊपर चल सकते हैं। तो एक बार थम्स अप कर दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं। या आपको कोई भी डाउट है तो एक बार चैट में लिख दीजिए। अगर आपको कोई डाउट है एक बार चैट में लिख दीजिए। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, आगे चलते हैं। देखिए, अगर मैं एक पेज दे दूं, ठीक है, हमें जानना है लॉरेंस, कलर चेंज, हमें जानना है लॉरेंस कोलबर्ग के बारे में। ठीक है, अगर मैं आपको बताना चाहूं तो लॉरेंस कोलबर्ग ने जहां प्याजे ने अपनी रिसर्च छोड़ी, वहीं से इन्होंने रिसर्च को कंटिन्यू करा। यही प्याजे के फॉलोअर भी थे, स्टूडेंट भी थे। जहां प्याजे की रिसर्च ओवर हुई, उसी की रिसर्च को कंटिन्यू करके लॉरेंस कोलबर्ग ने काम करा। अच्छा, दूसरा पॉइंट, इन्होंने क्या करा, जैसे प्याजे ने फिक्स एज ग्रुप बनाए थे, वैसे ही क्या करा, इन्होंने फिक्स एज ग्रुप भी बनाए। फिक्स एज ग्रुप कैसे थे, इन्होंने 3 स्टेजेस और 6 लेवल्स में डिवाइड करा। 3 स्टेजेस और 6 लेवल्स में क्या करा, इन्होंने मोरालिटी या नैतिकता को डिवाइड करा। इसके अलावा इनका जो मेन काम था वो था मॉरल रीजनिंग के ऊपर, नैतिक तर्क के ऊपर। ठीक है, इनका जो मेन काम था वो था मॉरल रीजनिंग या नैतिक तर्क के ऊपर। ये क्या करते थे, देखिए ये क्या करते थे, बच्चों से ऐसे नहीं कि बच्चा कितने क्वेश्चंस कर पा रहे, बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट से इन्होंने, बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट से इन्होंने मॉरल रीजनिंग को जोड़ने की कोशिश नहीं करी। ठीक है, बच्चे का जो नैतिकता है उसे संज्ञानात्मक विकास से जोड़ने की कोशिश नहीं करी। ये क्या करते थे, बच्चों को अलग अलग सिचुएशन दे देते थे, अलग अलग प्रॉब्लम्स देते थे, फिर बच्चा जो आंसर करता था उससे जज करते थे बच्चे की मॉरल डेवलपमेंट कितनी हुई है। इनका वन ऑफ द फेमस, जो बहुत कॉमन या बहुत ज्यादा बार पूछते थे, ये एक प्रॉब्लम देते थे जिसे कहते थे हाइंस डिलेमा। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम बनाते थे और बच्चों को देते थे सॉल्व करने के लिए, जिसे नाम दिया जाता था हाइंस डिलेमा। अगर लॉरेंस कोलबर्ग थे, मैं जैसे बताता हूं, बच्चों को क्या करते थे, अलग अलग सिचुएशन देते थे और उस सिचुएशन में रखकर बच्चों की रीजनिंग जज करते थे। सबसे जो कॉमन जो प्रॉब्लम थी, मैं दोबारा लिख देता हूं, वो थी हाइंस डिलेमा। अगर आसान शब्दों में कहूं तो इसे कहते थे हाइंस की दुविधा। ये बच्चे को एक सिचुएशन देते थे, मैं कहानी आपको भी सुनाता हूं। ये बच्चे को क्या सिचुएशन देते थे, ये बच्चे को बोलते थे एक आदमी है जिसका नाम है हाइंस, बिल्कुल साधारण आदमी हाइंस। वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी वाइफ को एक बहुत जानलेवा बीमारी हो जाती है। अब उस बीमारी का इलाज है, लेकिन वो एक दूर शहर में एक केमिस्ट के पास है। तो हाइंस उस केमिस्ट के पास जाता है और उस केमिस्ट को ऑफर करता है कि तुम मुझे दवाई दे दो। लेकिन वो केमिस्ट जितने पैसे हाइंस के पास थे, उसे दवाई देने से इनकार कर देता है, मना कर देता है। और आउट ऑफ कहेंगे सेल्फ प्राइड या घमंड में आकर, क्योंकि वो दवाई उसने इन्वेंट करी थी, वो उतने पैसों में दवाई देने से मना कर देते हैं। अब हाइंस के पास 2 ऑप्शन है, सही रास्ता फॉलो करे, अपने घर चला जाए और अपनी वाइफ को मरता देखे, या दूसरा वो वही रात को रुका रहे, जब केमिस्ट चले जाए तो वो दवाई चोरी कर कर अपनी वाइफ को बचा ले। तो अगर आप हाइंस की जगह होते क्या करते, ये कॉमन डिलेमा है। आप ऑप्शन 1 चूज करते कि चोरी कर ले, या ऑप्शन 2 चूज करते कि चुपचाप अपने घर चले जाए, अपनी वाइफ को मरने दे। बताइए, चैट में बताइए, आप ऑप्शन 1 चूज करते, ऑप्शन 2 चूज करते। ऑप्शन 1 में लिख देता हूं, ऑप्शन 1 था चोरी करना, थेफ्ट। ऑप्शन 2 था हमारा रिटर्न, घर वापस चले जाना। ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2? ऑप्शन 1। देखिए, अब बच्चे दोनों, हाइंस ये कहानी सबको सुनाते थे और बच्चों से ऑप्शन चूज करने के लिए कहते थे। बिल्कुल आपकी, देखिए आपका चाहे ऑप्शन 1 हो चाहे ऑप्शन 2 हो, ये सही या गलत पे नहीं है। ये दोनों आंसर, जो भी आप आंसर कर रहे हैं, ये आपकी मोरालिटी को दिखाते हैं, ये आपकी नैतिक विकास को, या मोरालिटी या मॉरल रीजनिंग,
नैतिक तर्क को दिखाते हैं कि आप अपनी मोरालिटी यूज कर आप अपनी नैतिकता यूज कर कैसे तर्क कर पा रहे हैं। और इसी के बेस पे जो जो कोलबर्ग है वो बच्चों को अलग अलग स्टेजेस और अलग अलग लेवल्स में डिवाइड करते थे। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपको बताना चाहूं, इन्होंने क्या करा, कोलबर्ग का जो मॉरल डेवलपमेंट है वो 3 स्टेजेस में डिवाइड है। सबसे पहले आती है प्री कन्वेंशनल, फिर आता है हमारा कन्वेंशनल, फिर आता है हमारा पोस्ट कन्वेंशनल। इनके अंदर भी 6 लेवल, हर स्टेज के अंदर हमें 2-2 लेवल देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब मैं इनको लेवल को आपको याद कराने के लिए, जिससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको ट्रिक तो जरूर बता ही दूंगा आगे। सबसे पहले हमें जानना है ये वर्ड का मतलब क्या है। प्री कन्वेंशनल जो वर्ड है, कन्वेंशनल जो वर्ड यूज हो रहा है, या पोस्ट कन्वेंशनल। ये जो वर्ड है कन्वेंशनल, ये जो बार बार यूज हो रहा है, इसका मतलब क्या है। जो वर्ड है कन्वेंशन, आप इसे समझिए, समाज में जो नियम, कायदे, कानून या जो व्यवस्था चली आ रही है उसे हम कहते हैं कन्वेंशन। तो जिस स्टेज में बच्चा ये समाज में जो नियम, कायदे, कानून या व्यवस्था समझने की पहले उसमें अभी डेवलप ही नहीं हुआ कि वो समझे, उस स्टेज को हम कहेंगे प्री कन्वेंशन। फिर जिस स्टेज में बच्चे समाज में चल रहे नियम, कायदे, कानून या व्यवस्था को समझ पाए और उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट कर रहा हो, उस स्टेज को हम कहेंगे कन्वेंशनल। और फिर ऐसी स्टेज जब बच्चे समाज में चलने वाले नियम, कायदे, कानूनों से ऊपर बढ़ जाए, उस स्टेज को हम कहते हैं पोस्ट कन्वेंशन। अगर आप इतना समझ गए, ये वर्ड, ये स्टेजेस के नाम समझ गए, तो एक बार थम्स अप कर दीजिए ताकि हम आगे बढ़ पाए। अगर आप ये डिवीजन समझ गए, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, थम्स अप पे देख पा रहा हूं, ठीक है। देखिए एक बार, एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे हमारे, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे कोलबर्ग, और वही मोरालिटी या मॉरल डेवलपमेंट पियाजे के काम को आगे बढ़ाने में इनका मुख्य योगदान माना जाता है। और फिर वही इनका जो मेन काम था मॉरल रीजनिंग, नैतिक तर्क के ऊपर था। और जैसा कि मैंने बताया 6 लेवल और 6 स्टेजेस में, 6 लेवल, ओ सॉरी 3 लेवल और 6 स्टेजेस में इन्होंने क्या करा था, मोरालिटी को डिवाइड करा था। अगर हाँ एक बार मैं रिपीट करना चाहूँ, ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ यहीं पे, अभी वैसे ही बताते हैं। अच्छा एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। और ये क्या करते थे, बच्चों को कोई पजल्स या डिलेमा देकर, बच्चों को अलग अलग पजल्स या डिलेमा देकर बच्चों की देखते थे कितना डेवलपमेंट हुआ है। और इसी के बेस पे अलग अलग जो इन्होंने लेवल्स ही देखे थे, उसी के बेस पे इन्होंने क्या करा था, जो मोरालिटी थी उन्हें कितने ले, 3 लेवल और 6 स्टेजेस में डिवाइड करा था। मैं आपको फिर बता देता हूं। सबसे पहले 3 लेवल जो हमारे थे, पहला था हमारा प्री कन्वेंशनल, दोबारा बता देता हूं, 60 दिन के मैं स्टेजेस बताऊंगा आपको। फिर कन्वेंशनल, फिर है हमारा पोस्ट कन्वेंशनल। समझिए, कन्वेंशन जैसे मैंने आपको वर्ड बताया, समाज में चली आ रही जो अवधारणा है, समाज में जो अवधारणा है, समाज में जो व्यवस्था चली आ रही है, उसे हम कहते हैं कन्वेंशन। कि बाय कन्वेंशन मान लेते हैं कि इंसान को इंडियन समाज में पहले पैदा होना है, फिर उसे पढ़ाई करनी है, फिर उसे शादी करनी है, फिर उसे आगे अपने बच्चों का ध्यान रखना है। तो ये समाज में जो नियम, कानून, कायदे, व्यवस्था चली आ रही है, इसे हम कहते हैं कन्वेंशन। तो यही जब बच्चा ये नियम, कायदे, कानून समझने से पहले वाली स्टेज पे हो, तो उसे हम बोलेंगे प्री कन्वेंशन लेवल। फिर जब बच्चा नियम, कायदे, कानून, ये व्यवस्था समझने लग जाए, उसे बोलेंगे हम कन्वेंशनल। और जब बच्चा इस नियम, कायदे, कानूनों से आगे बढ़ जाए, समाज से थोड़ा आगे गहराई से समझने लगे समाज को, उस स्टेज को हम कहेंगे पोस्ट कन्वेंशन से। अच्छा, अगर आपको इतना समझ आ गया, एक बार फिर मैं आगे स्टेजेस के नाम बता पाऊं आपको। ठीक है, आपको आ गया। देखिए हर लेवल में, ये 6 स्टेजेस में, हर उसमें हर लेवल में 2 स्टेजेस होंगी। मैं इसकी ट्रिक आपको इसके बाद बताऊंगा। सबसे पहले होती है हमारी ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। सबसे जो पहली स्टेज होती है हमारी ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, इंस्ट्रूमेंटल स्टेज। तीसरी होती है हमारी गुड बॉय एंड गुड गर्ल। चौथी होती है हमारी लॉ एंड ऑर्डर। पांचवी होती है हमारी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और
सिक्स स्टेज होती है हमारी यूनिवर्सल एथिक्स। ये हमारी 6 स्टेजेस है, ठीक है। पहली हो गई ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, दूसरी हो गई इंस्ट्रूमेंटल, तीसरी हो गई गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन, चौथी हो जाती है हमारी लॉ एंड ऑर्डर, फिफ्थ हो जाती है हमारी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और सिक्स हो जाती है हमारी यूनिवर्सल एथिक। चलिए, इन्हें ये बस नाम है, मैं इसको ट्रिक को आपको बिल्कुल याद करने का एक ट्रिक बता दूंगा, ये सारी स्टेजेस आपको याद करने की एक ट्रिक बता दूंगा, आराम से हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, जरा एक बार देखते हैं लेवल 1। पहला लेवल है हमारा प्री कन्वेंशनल स्टेज। इन दिस लेवल चिल्ड्रन ओनली थिंक अबाउट राइट एंड रॉन्ग बेस्ड ऑन कॉन्सिक्वेंसेस, यानी बच्चे परिणाम के बेस पे डिसाइड करेंगे क्या सही है क्या गलत है। ऐसी चीज जिसके लिए उन्हें पनिशमेंट मिलेगी वो गलत मानेंगे, और ऐसी चीज जिसके लिए उन्हें अवार्ड या प्राइज मिलेगा उसे भी वो सही मानेंगे। इसीलिए पहली स्टेज है हमारी ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, चाइल्ड ओबे रूल ओनली टू अवॉइड पनिशमेंट। बच्चा सिर्फ पनिशमेंट से बचने के लिए ही, बच्चा सिर्फ पनिशमेंट से बचने के लिए ही आपका नियम या कानून मानेगा। इसे हम कहेंगे ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। बिल्कुल नाम में जैसा लिखा है ओबीडियंस, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, बच्चा सिर्फ सिर्फ और सिर्फ पनिशमेंट से बचने के लिए, ये होता है हमारा स्टेज 1। दूसरा स्टेज होता है इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। इसमें बच्चा अपने फायदे के लिए, पर्सनल फायदे के लिए ही आपका रूल मानेगा। अच्छा, जैसे आप बोलेंगे बच्चे को कि बच्चा आपको बोलेगा कि आप मेरी मदद करो तभी मैं आपकी मदद करूंगा, है ना। बच्चे को लगा कि जब उसकी मदद होगी तभी वो आपकी मदद कर पाएगा। इसी स्टेज को हम बोलेंगे कि इंस्ट्रूमेंटल, बच्चे का खुद का फायदा है। पहली स्टेज में बच्चा, देखिए पहली स्टेज में बच्चा सिर्फ पनिशमेंट से बचने के लिए बात मान रहा है, दूसरी स्टेज में बच्चा अपने बेनिफिट के लिए आपकी बात मानेगा। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, बताइएगा कि स्टेज 1 लग रहा है स्टेज 2 लग रहा है। हम एग्जांपल्स के बेस पे आपको बताऊंगा कि स्टेज कैसे देखते हैं। पहला सिचुएशन है, एक बच्चा, अ चाइल्ड डज नॉट मेक नॉइज इन क्लास बिकॉज टीचर विल स्कोल्ड। बच्चा क्लास में शोर इसलिए नहीं मचाता क्योंकि टीचर उसे डांटेगा। तो बताइए 1 होगा 2 होगा? 1 होगा 2 होगा? 1। अब देखिए मैं आपको आइडेंटिफाई करने का तरीका बताता हूं। इसमें हम कीवर्ड देखते हैं कि क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि वहां पे उसे डांट नहीं पड़ रही, क्योंकि डांट से बचना चाहते हैं ना, पनिशमेंट से जब बच्चा बचना चाहता है वो होता है हमारा स्टेज 1। बिल्कुल सही, स्टेज 1 जैसा आपने कहा, बिल्कुल। जब बच्चा पनिशमेंट से बचना चाहे, पनिशमेंट से बचना चाहे, ठीक है, वो हो जाएगा हमारा स्टेज 2। दूसरा देखिए, दूसरा स्टेज देखिए, अ चाइल्ड डज होमवर्क ओनली टू गेट गुड मार्क्स। बच्चा होमवर्क इसलिए करे क्योंकि उसे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये स्टेज 1 होगा या स्टेज 2 होगा? स्टेज 2। क्यों? क्योंकि यहां पे बच्चा अपने बेनिफिट के लिए, क्योंकि उसे अच्छे मार्क्स मिले, क्योंकि वो उस बच्ची का अच्छे मार्क्स मिले, उसका पर्सनल बेनिफिट है, इसके लिए ही वो काम कर रहे हैं, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए स्टेज 2 जैसा आपने कहा। चलिए, अ स्टूडेंट थ्रोज वेस्ट इन बिन ओनली बिकॉज देयर विल बी फाइन। यहां पे कीवर्ड देखिए, फाइन से बचने के लिए, यानी जुर्माने से बचने के लिए। जब बच्चा, कौन सी स्टेज होगी? जुर्माने से बचने के बच्चा रूल फॉलो करे, स्टेज 1 या 2? दोबारा देखिए, मैं आपको दोबारा बताता हूं। स्टेज 1 जब होगी जब बच्चा पनिशमेंट से बचना चाहे, स्टेज 2 जब होगी जब बच्चे का खुद का बेनिफिट हो, पर्सनल बेनिफिट। क्या यहां पे उसको कोई पर्सनल बेनिफिट हो रहा है? यस या नो, एक बार चैट में बताइए कि यहां पे उसको कोई पर्सनल बेनिफिट हो रहा है? बच्चे को पर्सनल बेनिफिट कोई दिख रहा है? यस या नो? नो, पर्सनल बेनिफिट नहीं है। यहां पे क्या है? पनिशमेंट है। जुर्माना क्या एक तरीके की पनिशमेंट है। पनिशमेंट से बचेगा तो कौन सी स्टेज होगी? जैसा आपने कहा स्टेज 1। चलिए 4 देखते हैं। अ स्टूडेंट हेल्प्स अ फ्रेंड इन प्रोजेक्ट बिकॉज लेटर द फ्रेंड विल हेल्प देम। एक स्टूडेंट प्रोजेक्ट में इसलिए मदद कर रहा है ताकि फिर उसकी वापस मदद की जाए। ये कौन सी स्टेज होगी? स्टेज 1 या स्टेज 2? हेल्प देम, यहां पे क्या बच्चे का पर्सनल स्वार्थ, पर्सनल बेनिफिट हमें देखने को मिल रहा है? जी हां, देखने को मिल रहा है, इसलिए हम क्या कर देंगे? स्टेज 2। 5, फिफ्थ स्टेज देखिए, अच्छा, स्टूडेंट रिटर्न्स अ फाउंड वॉलेट बिकॉज इट इज अ रूल एंड ही विल बी अप्रिशिएटेड। एक बच्चा खोया हुआ वॉलेट इसलिए वापस कर देता है क्योंकि ये रूल है और इससे उसको तारीफ मिलेगी। ये कौन सी स्टेज को दर्शाता है? स्टेज 1 या स्टेज 2? ये कौन सी स्टेज को दर्शाएगा? स्टेज 1 या स्टेज 2? चैट में लिखिए जल्दी, 1 या 2, 1 या 2? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा आंसर करा, स्टेज 2। क्यों? क्योंकि यहां पे वो अपने, उसने बच्चे ने ये नहीं सोचा कि जिसका वॉलेट खोया उसका उसका फायदा होगा। यहां पे बच्चे ने क्या सोचा? अपना पर्सनल बेनिफिट सोचा। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, आपने सही सही बता दिया। जैसे हमारा स्टेज 1 है, मैं एक बार फिर से लिख देता हूं। स्टेज 1 हमारी होती है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, और स्टेज
टू जैसी हो जाती है हमारी इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट। इंस्ट्रूमेंटल यानी बच्चे का याद रखिए, स्टेज 1 में जो मैं याद रखना, पनिशमेंट आपको दिखेगा कहीं ना कहीं, बच्चा पनिशमेंट से बचने की कोशिश कर रहा है। और स्टेज 2 इंस्ट्रूमेंटल में पर्सनल बेनिफिट, जब बच्चा बेनिफिट्स के लिए काम करने जाए, खुद का स्वार्थ देखना शुरू कर दे, पर्सनल बेनिफिट देखना शुरू कर दे, वो हो जाती है हमारी स्टेज 2। आपको इतना समझ आ गया फर्स्ट प्री कन्वेंशन लेवल। जो आपको प्री कन्वेंशन लेवल समझ आ गया, 2 स्टेजेस समझ आ गई, तो हम आगे बढ़ पाए। कोई डाउट अभी तक किसी को? नहीं तो अगली स्टेज पे चलते हैं। ठीक है, अगली स्टेज है हमारी कन्वेंशन लेवल। इस स्टेज में देखिए, इस स्टेज में बच्चा राइट और रॉन्ग समाज के बेसिस से, मतलब समाज की नजरों से बच्चा अपने आप को राइट और रॉन्ग, ये कोई चीज राइट है रॉन्ग, समाज की नजरों से देखना शुरू कर देता है। जो चीज समाज में सही मानी जाती है वो बच्चे की नजरों में सही मानी जाएगी, जो चीज समाज में गलत मानी जाती है वो बच्चे की नजरों में गलत मानी जाएगी। आपने सुना होगा कि वो होता है ना कि 4 लोग क्या कहेंगे समाज में, तो जब बच्चा वही 4 लोगों के पर्सपेक्टिव से सोचने लग जाए, जो 4 लोग क्या सोचेंगे उनके नजरिए से सोचने लगे बच्चा, ऐसी स्टेज को, इस स्टेज को हम कहेंगे कन्वेंशन लेवल, यानी लेवल 2 कन्वेंशन लेवल। इसमें 2 स्टेजेस आती है, एक गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन और एक आता है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। अगर मैं आपको आसान शब्दों में स्टेज 3 के बारे में समझाना चाहूं, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन के बारे में अगर मैं आपको आसान शब्दों में समझाना चाहूं, तो यहां बच्चा जो भी काम करेगा, बच्चा यहां पे जो भी काम करेगा वो एक गुड बॉय या गुड गर्ल के टैग को पाने के लिए करेगा। बच्चा यहां जो भी काम करेगा किसके लिए करेगा? गुड बॉय या गुड गर्ल का टैग जो मिलेगा, ठीक है, कि उसे सब अच्छा बोले, अच्छा बच्चा बोले, ये उस टैग के लिए बच्चा मेहनत करने लगेगा। इस टैग के लिए, सिर्फ गुड बॉय या गुड गर्ल के टैग के लिए बच्चा सारी मेहनत करेगा। अगर मैं बिल्कुल एक लाइन में बताना चाहूं, सारी मेहनत सिर्फ ये टैग पाने के लिए, गुड बॉय या गुड गर्ल का टैग पाने के लिए सारी मेहनत की जाएगी। वहीं अगर हम दूसरी स्टेज की बात करें, बच्चा यहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन स्टेज है, बच्चा रूल्स मानने के लिए, रूल्स के रिस्पेक्ट करने के लिए, कि समाज में कोई रूल बना है, ये रूल किसी वजह से बना होगा, किसी फायदे के लिए बना होगा, तो समाज के जो रूल है उनकी रिस्पेक्ट के लिए रूल फॉलो करने लग जाए। ठीक है, समाज के अंदर जो रूल बने उसकी रिस्पेक्ट करने के लिए रूल को फॉलो करने लग जाए। इस स्टेज को हम कहेंगे, इस स्टेज को हम नाम रख देंगे लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। एक सेकंड थोड़ा सेव हो रहा है, एक सेकंड का टाइम लेगा, फिर हम आगे चलते हैं। थोड़ा एग्जांपल से डिस्कस करते हैं कि कौन सी स्टेज 3 होगी या कौन सी स्टेज 4 होगी। ठीक है, मैं आपको जैसे बता रहा था कि बच्चे किसके लिए, समाज के रूल्स को, रूल्स मानने के लिए, समाज के रूल्स को फॉलो करने के लिए, रिस्पेक्ट करने के लिए फॉलो करे, कि समाज में कोई नियम कानून बना है उसका कोई अहमियत होनी चाहिए, इसके लिए रूल फॉलो करने लग जाए, तो हो जाती है हमारी स्टेज 4 लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। जरा एग्जांपल समझते हैं। स्टूडेंट रेज्ड हैंड बिफोर स्पीकिंग बिकॉज इट्स अ रूल। एक कक्षा में बच्चे ने हाथ उठाकर आंसर करा क्योंकि ये क्लास में रूल था। ये हमारा स्टेज 3 होगा या 4 होगा? स्टेज 3 में बता देता हूं, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। स्टेज 4 होता है हमारा लॉ एंड ऑर्डर। ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही स्टेज 4। क्योंकि अच्छा, क्यों स्टेज 3 क्यों नहीं होगा? क्या यहां पे कोई गुड बॉय या गुड गर्ल का टैग मिल रहा था बच्चे को? क्या यहाँ पे कोई गुड बॉय या गुड गर्ल का टैग मिल रहा था बच्चे को? हाँ या ना बताइए। यहाँ पे क्या बच्चे को कोई गुड बॉय या गुड गर्ल का टैग मिल रहा था? क्या वो टैग के लिए मेहनत करे किसी? नहीं। तो इसी वजह से नियम फॉलो कर रहे हैं बच्चा, नियम फॉलो करना चाहते हैं, इसी वजह से क्या होगा? स्टेज 4। बिल्कुल ओनली रूल, बिल्कुल ओनली रूल था, इसीलिए बच्चे ने फॉलो करा, रूल के बेनिफिट के लिए। अच्छा आगे देखिए, अ स्टूडेंट हेल्प अ क्लासमेट इन स्टडी टू बी सीन हेल्पफुल एंड काइंड। एक बच्चा क्लासरूम में एक बच्चे की इसलिए मदद करना चाहता है क्योंकि वो औरों की नजरों में अच्छा दिखना चाहता है, क्योंकि वो औरों की नजरों में कैसा दिखना चाहता है? मददगार दिखना चाहता है। ये किस स्टेज को बताएगा? बिल्कुल मैम, बिल्कुल जैसा आपने कहा। यहाँ पे क्या आपको कोई टैग का आभास हो रहा है कि गुड बॉय या गुड गर्ल के टैग के लिए, कुछ पाने के लिए? बिल्कुल जैसा कि आपने कहा स्टेज 3, यहां बच्चा उस टैग के लिए, जो गुड बॉय या गुड गर्ल का टैग जो मिलना चाहता है कि मैं मददगार हूं, ये दिखाने के लिए कर रहा है काम, इसीलिए हो जाएगा स्टेज 3। बिल्कुल सही, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। अगला बच्चा कह रहा है फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस बिकॉज अ स्टूडेंट कंप्लीट्स अ टास्क ऑन टाइम बिकॉज टीचर टोल्ड टू डू सो। एक बच्चे ने काम टाइम पे इसलिए करा क्योंकि टीचर ने उसे कहा था। अच्छा बस पहले मुझे बताइए, स्टेज बताने से पहले मुझे बताइए, क्या यहां पे आपको कोई गुड बॉय या गुड गर्ल का टैग दिख रहा है? आपको कोई टैग नोटिस कर पा रहे हो? नहीं, टैग नहीं नोटिस कर पा रहे, तो इसलिए बच्चा सिर्फ रूल मानने के लिए फॉलो कर रहे हैं, जैसा कि ये हो जाएगा हमारा स्टेज 4।
बिल्कुल स्टेज 4 हो जाएगा हमारा। रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी, अ स्टूडेंट फॉलोज रूल बिकॉज टीचर और पेरेंट्स एक्सपेक्टेड टू। एक बच्चा रूल इसलिए फॉलो कर रहा है क्योंकि टीचर और पेरेंट्स मानते हैं, टीचर और पेरेंट्स की चाहत ये है कि बच्चा रूल फॉलो करे। तो यहां पे क्या हमें कोई टैग देखने को, क्या आप कोई टैग नोटिस कर पा रहे हैं? जी हाँ, यहां पे आप टैग देख पा रहे हैं, बच्चा किसी की नजरों में आने के लिए, बिल्कुल टैग हमें दिख रहा है कि बच्चा किसी की नजरों में आने के लिए या टीचर्स के लिए वो रूल फॉलो कर रहा है, खुद से उसका मन हो ना हो, वो सिर्फ वो टैग के लिए मेहनत करे। तो कौन सी स्टेज होगी? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कौन सी स्टेज होगी? स्टेज 3 होगी या स्टेज 4 होगी? कौन सी स्टेज होगी? बिल्कुल ये होगी हमारी स्टेज 3। लास्ट अगर एग्जांपल देखें, अ स्टूडेंट स्टैंड इन लाइन इन असेंबली टू मेंटेन डिसिप्लिन। बच्चा डिसिप्लिन, अनुशासन मेंटेन करने के लिए लाइन में खड़ा होता है। तो ये हमारी स्टेज 3 होगी या हमारी स्टेज 4 होगी? बताइए। यहां पे बिल्कुल कोई टैग नहीं देखने को मिल रहा, यहां पे कोई टैग नहीं देखने को मिल रहा, बच्चा सिर्फ रूल फॉलो करने के लिए कर रहा है। ये हो गया हमारी स्टेज 4, बिल्कुल सही। ये स्टेज आपको कन्वेंशनल जो लेवल है समझ आ गया। स्टेज 3 और स्टेज 4 समझ आ गई। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? एक बार चैट में थम्स अप कर दीजिए। कन्वेंशनल लेवल, परंपरागत स्तर, आपको समझ आ गया? ठीक है, ठीक है। ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट थी, सीटेट में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से स्पेसिफिकली, और ज्यादातर लोग ये 6 लेवल्स के याद नहीं कर पाते। ठीक है, ये 6 लेवल्स बच्चे लोग, जो ज्यादातर लोग है, याद नहीं कर पाते। मैं बिल्कुल जैसे हमारे 6 लेवल हो जाएंगे आपको एक ट्रिक दूंगा, आप एक बार में सारे याद कर लेंगे। सारे जो नाम है, अभी आपको थोड़ा नाम याद करने में दिक्कत आ रही होगी, मैं आपको एक ट्रिक दूंगा लास्ट में, जैसे ही टॉपिक खत्म होगा, फिर आपको एक बार में सारे लेवल्स याद कर लेंगे। चलिए, लास्ट स्टेज, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। इन दिस लेवल, एक सेकेंड, इन दिस लेवल द चिल्ड्रन और एडल्ट थिंक अबाउट राइट एंड रॉन्ग बेस्ड ऑन यूनिवर्सल प्रिंसिपल और जस्टिस, इक्वालिटी एंड ह्यूमन राइट। इस स्तर पर वयस्क या कोई भी व्यक्ति सार्वभौमिक सिद्धांतों, न्याय, समानता और मानव अधिकारों के आधार पर करता है। यानी इस स्टेज में जो डिसीजन है सिर्फ सोसाइटी के लिए नहीं लिया जा रहा, बल्कि एक ग्रेटर गुड के लिए, यानी इंसानियत के पर्सपेक्टिव से जब आप डिसीजन लेना स्टार्ट करें, या आपकी जो मॉरल रीजनिंग है वो इंसानियत के पर्सपेक्टिव से चलने लग जाए, तो उस स्टेज को हम कहते हैं पोस्ट कन्वेंशन लेवल, यानी उत्तर परंपरागत स्तर। यानी अगर मैं बिल्कुल आसान शब्दों में कहना चाहूं तो जो समाज में परंपरा चल रही थी आपने उसे नजरअंदाज कर दिया, बल्कि इंसानियत की नजरों से अगर आप मॉरल रीजनिंग कर रहे हैं या नैतिक तर्क कर रहे हैं इंसानियत की नजरों से, तो उस स्टेज को हम कहेंगे पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। इसका जो पहला होता है वो होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। स्टेज 5 होती है हमारी सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। पीपल अग्री ऑन रूल्स फॉर बेनिफिट ऑफ ऑल, यानी लोग इसलिए रूल मानना चाहते हैं ताकि इससे सबका भला हो। जब आपको ऐसा लगे कि इससे सबका भला हो रहा है, किसी स्टेज में आपको सबका भला होता दिख रहा है, तो उस स्टेज को हम कहेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। लॉज आर इंपॉर्टेंट, ठीक है, नियम कानून इंपॉर्टेंट है, बट अगर कुछ से और अच्छा हो रहा है तो मुश्किल है, रूल को चेंज कर देंगे। जैसा कि अगर वैसे तो झूठ बोलना गलत माना जाता है, लेकिन महाभारत में जैसे श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को, मतलब जो गुरु द्रोणाचार्य थे, उन्हें हराने के लिए झूठ बोला कि अश्वत्थामा मर गया, उन्होंने रूल्स को तो चेंज करा, क्या उससे कुछ और अच्छा हुआ? क्या उससे ग्रेटर गुड हुआ उस युद्ध में? जी बिल्कुल। तो रूल तोड़ना तो गलत था, कि झूठ बोलना तो वैसे गलत बात थी, लेकिन श्री कृष्ण ने उस रूल को तोड़ा क्योंकि उससे और बड़ा भला हो रहा था। तो इस स्टेज को हम कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी स्टेज 5। जब आप रूल्स इसलिए फॉलो करते क्योंकि उससे सबका भला हो रहा है, और अगर आपको रूल्स चेंज कर रहे हो इसलिए कर रहे हो क्योंकि उससे भी भला हो रहा है, तो इस स्टेज को हम कहते हैं स्टेज 5। वहीं अगर हम स्टेज 6 की बात करें, जो लास्ट स्टेज है, वो होती है हमारी यूनिवर्सल एथिक। जब आप क्या करें, रूल्स को फॉलो कर रहे हो, क्योंकि वो रूल्स किसको सपोर्ट करते हैं? जस्टिस को सपोर्ट करते हैं, इक्वालिटी को सपोर्ट करते हैं, ह्यूमन डिग्निटी को सपोर्ट करते हैं। जब रूल्स ऐसी चीजों के सपोर्ट करने लग जाए कि जस्टिस क्या होता है, इक्वालिटी क्या होता है, ह्यूमन डिग्निटी क्या होती है, समता, समानता, इक्वालिटी, जब इन सब चीजों के लिए रूल सपोर्ट करने लग जाए, वो जाती है हमारी यूनिवर्सल एथिक्स। एग्जाम्पल दे रखा है, अ टीचर स्पोक अगेंस्ट एन अनफेयर रूल that discriminate some students even if it goes against the school's policy। स्कूल में कोई नियम था जिससे कुछ बच्चों का नुकसान हो रहा था, लेकिन एक टीचर ने आवाज उठाई, एक टीचर ने उस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई, क्योंकि उससे और बच्चों का जिनके साथ भेदभाव हो रहा था, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, उनका भला हो पाए।
ठीक है, ये हमें दिखाता है स्टेज 6 के बारे में। जब आप एक छोटी पिक्चर के लिए नहीं, आप एक बड़ी पिक्चर के लिए, मतलब आप बड़े लेवल के लिए कुछ मास चेंज करने के लिए काम करने स्टार्ट कर दे, जिससे आपको कोई पर्सनल बेनिफिट हो ना हो, लेकिन जिसके लिए आप काम कर रहे हो उसके लिए पर्सनल बेनिफिट हो। जैसे हम कई महान लोगों के बारे में जानते हैं, महात्मा बुद्ध हो गए, महात्मा गांधी हो गए, ऐसे लोग जिन्होंने अपने लिए काम नहीं करा बल्कि औरों के लिए काम करा, वो दिखाते हैं हमें स्टेज 6 या यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल के बारे में। क्या आप इतना समझ गए? आप ये दोनों स्टेज समझ गए? कुछ एग्जांपल जज कर सकते हैं? ठीक है, एग्जांपल से मैं आपको एक और बार, थोड़ा जिसको क्लैरिटी नहीं है, एक बार एग्जांपल से और समझते हैं। अ टीचर इंश्योर्स ऑल स्टूडेंट गेट इक्वल अटेंशन एंड अपॉर्चुनिटीज। एक टीचर यह सुनिश्चित करती है कि सब बच्चों को, सभी छात्रों को समान ध्यान मिले और समान अवसर मिले। ये हमें किस बारे में बताता है? लेवल 5 के बारे में या स्टेज 5 के बारे में, स्टेज 6? इससे हमें किस स्टेज के बारे में पता चल रहा है? एक बार चैट में लिखिए, स्टेज 5 या स्टेज 6? स्टेज 5, बिल्कुल स्टेज 5 मैम। स्टेज 6 क्या? अच्छा, इससे कोई ग्रेटर गुड हो रहा है? कोई ग्रेटर, यहां पे जो रूल है वो सबके भले के लिए फॉलो हो रहा है मैम। यहां पे हमें क्या दिख रहा है? सबका भला दिख रहा है, सबका भला हो रहा हो, जहां सबका भला होता दिख रहा है, इसीलिए हो जाएगा हमारा स्टेज 5। दो चीजें देखनी है, या तो सबका भला हो रहा होगा, या जहां रूल्स चेंज हो रहे हैं, रूल्स चेंज कर रूल्स के अगेंस्ट, रूल्स चेंज कर अगेंस्ट जाना इस स्टेज में नहीं होता। रूल्स चेंज कर आप किसी का बेनिफिट कर रहे हो, तो वो स्टेज हो जाती है हमारी स्टेज 5। जब आप रूल्स चेंज कर किसी का भला कर रहे हो जाती है हमारी स्टेज 5। अच्छा, ये देखिए, अ स्टूडेंट सपोर्ट्स अ बुलीड क्लासमेट इवन इफ अदर्स डोंट एग्री। एक बच्चा ऐसे छात्र की मदद करता है जिसके साथ बुलिंग हो रही है, जबकि और लोग उसके खिलाफ है, ये वर्ड ध्यान रखिएगा, और लोग उसके खिलाफ है। ये कौन सी स्टेज को दिखाते हैं? स्टेज 5 को दिखाएगा, स्टेज 6 को दिखाएगा, बिल्कुल स्टेज 6। अच्छा, मुझे बताइए, जो बच्चा स्टैंड ले रहा था, जो बच्चा मदद कर रहा था, क्या उसके साथ भेदभाव हुआ था? क्या उसके साथ भेदभाव हुआ है? नहीं, उसके साथ तो भेदभाव नहीं हुआ। जैसा आपने कहा, जो बच्चा कर रहा था उसके साथ तो भेदभाव, जो बच्चा मदद कर रहा था उसके साथ तो कोई भेदभाव नहीं हुआ। उसने अपने लिए मदद नहीं करी, उसने औरों के लिए, ताकि दूसरे जिसके साथ बुलिंग हुई उसकी मदद हो, इसीलिए स्टेज 6। जब सबका भला हो स्टेज 5, जब दूसरे का भला हो तो स्टेज 6, बिल्कुल जैसा कि आपने बताया स्टेज 6। चलिए आगे। A student question rule that does not allow girls to participate in sports। एक लड़की उन रूल्स को क्वेश्चन करती है, उन नियमों को क्वेश्चन करती है जो लड़कियों को फुटबॉल या स्पोर्ट्स नहीं खेलने देते, स्पोर्ट्स में पार्ट नहीं लेने देते। तो ये किस स्टेज को दिखाएगा? स्टेज 5। यहां पे कोई सबका भला दिख रहा है हमें? यहां पे कोई हमें सबका भला दिख रहा है? यहां पे हमें कोई सबका भला दिख रहा है? बिल्कुल जैसा कि आपने कहा स्टेज 5 सबका भला ही होगा कि, मतलब वैसे देखिए, दोनों पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। अगर मैं इसे ओवरऑल जज करना चाहूं, यहां में सबका भला देखने को मिल रहा है कि और लड़कियों की मदद होगी, जी बिल्कुल। अच्छा, क्या यहाँ पे अगर आप देखना चाहे, क्या यहाँ पे इक्वेलिटी, समता, समानता, एकता है ना, इक्वेलिटी, ऐसा कोई कंसेप्ट आपको देखने को मिल रहा है? कि ज्यादा क्या दिख रहा है आपको, कि यहाँ पे इक्वेलिटी के लिए मेहनत हो रही है या सबके भले के लिए मेहनत हो रही है? बताइए, इक्वेलिटी के लिए मेहनत हो रही है, सबके भले के लिए? वो इक्वेलिटी पाना चाहती है लड़की या यूनिवर्सली बेनिफिट करना चाहिए? इक्वेलिटी के लिए। मैंने बताया था, जब इक्वेलिटी ऐसी चीजों के लिए काम करा जाए, देखिए दोबारा कहता हूं, इक्वेलिटी, जस्टिस या मॉरल प्रिंसिपल्स के लिए काम करा जाए, तो होता है हमारा कौन सा स्टेज होगा? कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था ये, हो जाएगा हमारा स्टेज 6। यहां पे वो इक्वेलिटी, समता या समानता पाने के लिए मेहनत की जा रही है, ये हो जाएगा हमारा स्टेज 6। सेम आगे देखते हैं, एक लास्ट ये लेते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ प्रस्थान करेंगे। आज की क्लास के क्वेश्चंस देखेंगे। अ स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन कैंपिंग फॉर चिल्ड्रंस राइट एंड एजुकेशन फॉर ऑल। एक छात्र है, वो कैंपेन करता है कक्षा में चिल्ड्रन राइट के लिए और एजुकेशन फॉर ऑल के लिए, सबका भला हो, एजुकेशन फॉर ऑल। क्या यहां पे उसका कोई पर्सनल बेनिफिट हमें देखने को मिल रहा है? क्या यहां पे हमें कोई पर्सनल बेनिफिट देखने को मिल रहा है? नहीं, वो क्या चाहते हैं? सबका भला हो, बिल्कुल सही, स्टेज 5। वो सबके भले के लिए मेहनत करे, बिल्कुल सही, सबका भला हो। अच्छा, यहाँ पे कोई वो समाज के नियमों के खिलाफ तो नहीं लड़ रहा कि समाज में किसी के अगेंस्ट कर रहा हो? नहीं, तो इसलिए स्टेज 5। चलिए जरा आज के क्वेश्चंस देखें। अच्छा, एक ट्रिक मैं आपको एक और दिखा देता हूं, जो मैं आपको ट्रिक बार बार जिक्र कर रहा था। सबसे पहले देखिए, ट्रिक है हमारी, जो मैं आपको बताऊंगा, कोलबर्ग
मॉरल डेवलपमेंट में। ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, ट्रिक है हमारी, जैसे मैं बोलता हूं ओए गल सुन, ओए गल सुन। अब आपका कोई दोस्तों पंजाबी में उसे बोलते हैं ना गल सुन बात सुन, तो आप वैसे ही ये मैंने ट्रिक बनाई है, ट्रिक है हमारी ओए गल सुन। ये तो हमारी प्री कन्वेंशन में आ जाता है, ये हमारे कन्वेंशन में आ जाते हैं, ये हमारे पोस्ट कन्वेंशन में आ जाते हैं, पोस्ट। ये हमारी स्टेज 1 2 3 4 5 6, 6 स्टेजेस हमारी कंप्लीट हो जाती है। पहले जैसे मैं आपको नाम बताया तो ओ से हो जाती है हमारी ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, आई से हो जाती है हमारी इंस्ट्रूमेंटल, जी से हो जाती है हमारी गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन, एल से हो जाती है हमारी लॉ एंड ऑर्डर, एस से हो जाता है हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और यूएन से हो जाता है हमारी यूनिवर्सल एथिक्स। ट्रिक है हमारी ओए गल सुन। चलिए एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, जब बच्चा पनिशमेंट से बचने के लिए, पनिशमेंट से बचने के लिए क्या करे, नियम फॉलो करने लग जाए, वो हमारा स्टेज 1। जब बच्चा पर्सनल बेनिफिट के लिए, पर्सनल बेनिफिट के लिए, खुद के फायदे के लिए नियम फॉलो करे, हो जाएगा हमारा इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन। जब बच्चा गुड बॉय या गुड गर्ल टैग के लिए मेहनत करने लग जाए, वो हो जाएगा हमारा स्टेज 3 या गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। फोर्थ, जब बच्चा रूल के लिए, रूल फॉलो करने के लिए, सी समाज में रूल एग्जिस्ट करता है, किसी वजह से करता होगा, रूल को रिस्पेक्ट करने के लिए जब वो नियम फॉलो करने लग जाए, वो हो जाएगा हमारा स्टेज 4। और जब बच्चा सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जब बच्चा क्या सोचने लग जाए, सबका भला, सबका भला हो, जब बच्चा ऐसी चीजें सोचने लग जाए, सोचने लग जाए कि सबका भला हो, सबका फायदा हो, ठीक है, उसके लिए नियम फॉलो करे, तो वो जाता है हमारा स्टेज 5, जिसे हम कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और जब बच्चा सबसे ऊपर उठ जाए, अच्छा यहां पे रूल चेंज कर सकता है बच्चा, रूल चेंज फॉर अदर्स बेनिफिट्स। जैसे मैंने बताया था महाभारत में श्री कृष्ण का एग्जांपल देकर जो मैंने आपको बताया कि रूल चेंज कर सकते हैं अगर उससे किसी का भला हो रहा हो, तो उस स्टेज को। और जब बच्चा यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स जैसे इक्वालिटी, फ्रीडम, है ना, जस्टिस, ऐसी चीजों के लिए, समाज के अगेंस्ट, किसी के अगेंस्ट भी जाना पड़े, जब किसी के अगेंस्ट भी जाना पड़े, अगेंस्ट सोसाइटी भी जाना पड़े जब उसको, तो वो जाता है हमारा स्टेज 6। आपको ट्रिक फिर से बता देता हूं, ओए गल सुन, OIGLSUN, ओए गल सुनिए, मैंने ट्रिक बनाई है। अगर और इससे आपको सारे नाम, और नाम में अगर आपको नाम याद आ जाएंगे तो आप उससे मिलता जुलता उसका कैरेक्टरिस्टिक्स आप बता ही पाएंगे स्टेज का, और इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे। अगर आपको ये ट्रिक समझ आ गई, एक बार थम्स अप कर दीजिए ताकि हम क्वेश्चन की तरफ चल पाए। ठीक है, कोई डाउट नहीं किसी को? ठीक है, ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले जो प्याजे का हमने पढ़ा था उससे क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द प्याजे, कंसीडर चिल्ड्रन कंसीडर रूल्स एज फिक्स्ड एंड अनचेंज इन विच स्टेज। बच्चे नियम को फिक्स्ड किस स्टेज में मानते, बताइए। मैंने बताया था पत्थर की लकीर, पत्थर की लकीर किस स्टेज में मानते हैं? ऑप्शन, हाँ बिल्कुल हेटेरोनॉमस, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पत्थर की लकीर फिक्स्ड किस स्टेज में मानते हैं? हेटेरोनॉमस स्टेज में। पराधीन नैतिकता, ठीक है, स्वतः नैतिकता और पराधीन नैतिकता, जो हमें चीज बताएं। जब बच्चा थोड़ा इनिशियल स्टेजेस में हो, जैसे मैंने बताया था अर्ली क्लासेस में हो, तो मानते हैं रीजनिंग या रूल्स होते हैं फिक्स्ड होते हैं, तो ये हो जाएगी हमारी हेटेरोनॉमस स्टेज। अगले क्वेश्चन की तरफ, अगर आपको अभी तक कोई डाउट हो, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पियाजे बिलीव दैट चिल्ड्रन डेवलप मोरालिटी मेनली थ्रू। इनका मानना यह था कि जो बच्चे हैं वो मोरालिटी कैसे डेवलप कर पाते हैं, बताइए कैसे डेवलप कर पाते हैं। जहां तक हम पियाजे को जानते हैं, क्या उन्होंने, अच्छा इसे ऐसे देखते हैं, क्या उन्होंने पनिशमेंट की कोई बात करी थी? नहीं करी थी। क्या उन्होंने रिवॉर्ड की कोई बात करी थी? नहीं करी थी। रूल्स रट तो बिल्कुल ही नहीं सकते। इसका आंसर है पीयर इंटरैक्शन एंड कॉपरेशन, जैसा आपने कहा कि लोगों से, अपने आसपास से सीखकर। अच्छा मुझे साथ ही साथ चैट में लिखकर बता दीजिएगा या कमेंट में लिखकर बता दीजिएगा, प्याजे प्याजे बच्चे को क्या कहते थे?
किस चीज के से संबोधित करते थे, क्या टाइटल देते थे बताइए। चिल्ड्रन क्या थे उनकी नजरों में, चिल्ड्रन को क्या कहकर संबोधित करते थे? जी हाँ, जी हाँ, लिटिल। अच्छा, साथ ही साथ अगर मैं आपको बता रहा हूं तो प्याजे ये भी मानते थे कि बच्चे को आप रूल रटवा नहीं सकते, बच्चे को आप रूल या कानून या नियम रटवा नहीं सकते। बच्चा उस रूल को खुद सीखेगा, अपने दिमाग में उसे एक्सप्लोर करेगा और तभी फॉलो करेगा। यानी बच्चा अपने एक्सपीरियंस से रूल फॉलो करेगा, या उसका जो रूल्स के साथ एक्सपीरियंस है उसको देखेगा। वह आप उसे रूल रटवा नहीं सकते, मेमोराइज नहीं करा सकते। बच्चा रूल एक्सपीरियंस करेगा और इंटरैक्ट करेगा और उससे सीखेगा। ये प्याजे का मानना था। आपको इतना समझ आगे देखते, एक बार ये देखते हैं। चिल्ड्रन कैन जज इट्स एक्ट बाय कॉन्सिक्वेंसेस रेदर देन इंटेंशन। बच्चा कार्य का निर्णय उद्देश्य के बजाय परिणाम के आधार पर करता है। ये हमें कौन सी स्टेज के बारे में बताता है? मैंने आपको वास का जो एग्जांपल दिया था, वास टूटने का एग्जांपल दिया था। दो चीजें होती है, मैं बताता हूं, फिर से लिख देता हूं, कॉन्सिक्वेंस और दूसरी होती है इंटेंशन। अच्छा, वास के एग्जांपल से देखते हैं। एक ऐसा बच्चा था जिसने वास तोड़ के सोचा अब क्या होगा, टीचर या उसको ऐसे जज करा, अच्छा वास टूट गया तो अब क्या होगा। दूसरे बच्चे ने ऐसे जज करा, वास क्यों टूटा। ये बच्चा इंटेंशन क्यों जानना चाहते, क्यों, और ये जानना चाहते अब क्या होगा। तो ये पूछ रहा है इंटेंशन, यानी क्यों तोड़ा। हमें जब बच्चे क्यों पूछने लग जाए मोरालिटी में, वो कौन सी स्टेज को बताएगा बताइए? हेटेरोनॉमस स्टेज को बताएगा या ऑटोनॉमस स्टेज को बताएगा? जब बच्चा क्यों सीखने लग जाए, क्यों को क्वेश्चन करने लग जाए, इंटेंशन मतलब क्यों। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जब बच्चा क्यों को क्वेश्चन करने लग जाए वो होता है इंटेंशन। और जब बच्चा ये सोचेगा अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो ये स्टेज आती है जब अब क्या हो जाए, तो पहले की स्टेज, इनिशियल स्टेज। जब बच्चा कौन सी स्टेज में होगा? हेटेरोनॉमस। जब अब क्या होगा तो हेटेरोनॉमस स्टेज। अच्छा, मॉरल डेवलपमेंट बिगिंस विद, प्याजे का मानना था मॉरल डेवलपमेंट कहां से, कौन सी स्टेज से स्टार्ट होती है बताइए? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। मॉरल डेवलपमेंट कहां से स्टार्ट हो रही है, कौन सी स्टेज से स्टार्ट हुई है? अच्छा, बताइए, आंसर करिए चैट में। बी, बिल्कुल ठीक, ज्यादातर आप बिल्कुल सही आंसर। हेटेरोनॉमस से स्टार्ट होता है और हेटेरोनॉमस से किसकी तरफ जाएगा? ऑटोनॉमस की तरफ जाएगा। अकॉर्डिंग टू प्याजे, रूल्स आर मेड बाय एल्डर्स एंड कैन नॉट बी चेंज। जो रूल्स है वो बड़े बनाते हैं और कैन नॉट बी चेंज, उन्हें चेंज नहीं किया जाता। ये कौन से बिलीफ को दिखाता है? बच्चा कौन सी स्टेज में, जब रूल्स चेंज नहीं कर सकते, ये कौन सी स्टेज के बारे में दर्शाता है बताइए? ऑटोनॉमस स्टेज या हेटेरोनॉमस स्टेज? ऑटोनॉमस स्टेज या हेटेरोनॉमस स्टेज? बिल्कुल सही, हेटेरोनॉमस स्टेज। रूल्स चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक बच्चा ये मानता है कि 5 कप एक्सीडेंटली तोड़ने से अच्छा या 5 कप एक्सीडेंटली तोड़ने से खराब ये होगा कि आपने इंटेंशनली अपनी मर्जी से 1 कप तोड़ दिया। ठीक है, आपने एक्सीडेंट से 5 कप तोड़ दिए, ये ज्यादा खराब है, ये ज्यादा मतलब ये ठीक है रिलेटिवली। जब आपने अपनी मर्जी से गुस्से में आकर 1 कप तोड़ दिया, बच्चे को ये समझ आने लगा है कि गुस्से में आकर 1 कप तोड़ने से अच्छा है एक्सीडेंटली 5 कप तोड़ना। ये कौन सी स्टेज को दिखाता है? बच्चा कौन सी स्टेज पे आ गया है मुझे बताइए? बच्चा क्या यहाँ पे कॉन्सिक्वेंस देख रहा है, अब क्या होगा, ये तो नहीं देख रहा, वो देख रहा है क्यों, वो देख रहा है क्यों हो गया, यानी बच्चा इंटेंशन देख रहा है। ये कौन सी स्टेज होती है? जैसा आपने बताया, बिल्कुल सही, आप सबने सही बताया, ऑप्शन ए, ऑटोनॉमस मोरालिटी। बच्चा स्वतः नैतिकता के ऊपर आ गया। अब बच्चा कॉन्सिक्वेंस सोचने लगा है कि ऐसा क्यों है, कॉन्सिक्वेंस की तरफ आने लगा है। ये हो जाती है हमारी ऑटोनॉमस मोरालिटी। चलिए एक बार अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच फैक्टर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, विच फैक्टर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांजिशन फ्रॉम हेटेरोनॉमस टू ऑटोनॉमस मोरालिटी? कि हेटेरोनॉमस से ऑटोनॉमस मोरालिटी में इनमें से कौन सा अच्छी भूमिका निभाता है? पनिशमेंट, दंड। दंड का तो मुझे लगता है नहीं कोई मोरालिटी से इंपैक्ट पड़ता है, अपनी मर्जी से होता है। टीचर का अधिकार नहीं, रिवॉर्ड पुरस्कार नहीं, पीयर कॉपरेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्याजे मानते थे आप रूल सिखा नहीं सकते, रटवा नहीं सकते, इंटरैक्शन, इंटरैक्शन से रूल सीखेंगे बच्चे। जो कैसे होंगे? इंटरैक्शन से, रूल्स को एक्सपीरियंस करेंगे तभी रूल सीखेंगे, प्याजे मानते थे।
चलिए आगे चलते थोड़ा। एक सेकेंड, अगले टॉपिक के थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं, टाइम कम बच रहा है आपकी क्लास में। एक सेकेंड, ये चलिए साथ साथ देखिए ट्रिक लिख लेते हैं। अच्छा, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग जो मॉरल डेवलपमेंट है किस पे बेस्ड होता है? जो हमारे ये थे कोलबर्ग, ये क्या मानते थे कि मॉरल डेवलपमेंट किस पे बेस होगा, क्या क्या अधिकार होगा, किस बेस पे मॉरल रीजनिंग होगी? रीइंफोर्समेंट पुरनबरन नहीं, क्या कंडीशनिंग अनुबंधन, इस पे कोई उनका योगदान तो नहीं। वो क्या मानते थे? ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक, रीजनिंग, संज्ञानात्मक तर्क, और इसी के साथ साथ इनका जो मानना था नैतिक, तभी तो इनकी थ्योरी थी नैतिक तर्क के ऊपर, कि आप तर्क कैसे कर रहे हैं। बच्चा अपनी एज में, वो जो हाइंस का डिलेमा था, यही तो वो जानना चाहते थे। हाइंस के डिलेमा में बच्चा कैसे रीजन कर रहा है, वो कैसे स्टेज को चूज कर रहा है। बच्चे ने स्टेज 1 चूज करा तो क्यों करा, बच्चे ने स्टेज 2 चूज करा तो क्यों करा। उनका मानना ये नहीं था, ये जानना नहीं चाहते थे कि आंसर क्या होगा या किस स्टेज पे होगा। वो देखते थे बच्चे ने उस सिचुएशन में तर्क कैसे करा, रीजन कैसे करा, तो उसके बेस पे आगे देखते हैं। द हाईएस्ट लेवल किस में अचीव होगा? प्री कन्वेंशन, कन्वेंशन, पोस्ट कन्वेंशन। हाईएस्ट लेवल कहां पे अचीव होगा बच्चे का, बताइए। कोलबर्ग के अकॉर्डिंग हाईएस्ट लेवल, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, पोस्ट कन्वेंशन लेवल। पोस्ट कन्वेंशन लेवल हाईएस्ट लेवल अचीव करा, पोस्ट कन्वेंशन लेवल, बिल्कुल। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। अच्छा है, देखिए, अ चाइल्ड ओबेज रूल ओनली टू अवॉइड पनिशमेंट, सीटेट 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। अ चाइल्ड ओबेज रूल ओनली टू अवॉइड पनिशमेंट, ये कौन सी स्टेज को दिखाता है? कौन सी स्टेज को दिखाता है? पनिशमेंट से बचने के लिए। कीवर्ड ये रहा, हमें दोबारा दिख गया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्टेज 1, स्टेज 1 ऑप्शन है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। चलिए आगे चलते हैं। गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, बताइए गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन किस स्टेज को बिलोंग करता है? यहां पे जरा हम ट्रिक लिख लेते हैं। ओए गर्ल सुन, ये होता हमारे 1 2 3 4 5 6, ये प्री, ये कन्वेंशनल, और ये पोस्ट कन्वेंशनल। देखिए तो किस में बिलोंग करते हैं, किस में बिलोंग करता है? ऑप्शन बी, यानी कन्वेंशनल लेवल में बिलोंग करता है, बिल्कुल ठीक। कौन सी स्टेज होगी, इसी बात पे ही बता दीजिए, कौन सी स्टेज होगी गुड बाय गुड गर्ल ओरिएंटेशन? गुड बाय गुड गर्ल ओरिएंटेशन कौन सी स्टेज होगी? 1 से 6 तक में कौन सी स्टेज होगी? बिल्कुल बिल्कुल 2 नहीं, 3, 3, बिल्कुल स्टेज 3 होगी। 2 तो होती है हमारी इंस्ट्रूमेंटल, 2 तो होती है इंस्ट्रूमेंटल, जब अपना बच्चा पर्सनल बेनिफिट सोचे। अच्छा, कोलबर्ग की थ्योरी, हम कोलबर्ग की थ्योरी का 4th स्टेज किसे कहते हैं? 4th स्टेज, ओए गर्ल सुन, 1 2 3 4। एल से कौन सी स्टेज है? लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। देख पा रहे हैं आप, ये ट्रिक ने कितना काम आसान कर दिया। ओए गर्ल सुन, नाम मेमोराइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता, नंबर मेमोराइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता, ये ट्रिक ने काम कितना आसान कर दिया। चलिए सेम अगला क्वेश्चन, स्टेज 2 क्या होता है? स्टेज 2 क्या होता है? आई से, आई से हमें देखने को मिलेगा, आई से हमें देखने को मिलेगा स्टेज 2 इंस्ट्रूमेंटल, जिसमें बच्चा क्या करे? इंस्ट्रूमेंटल, यानी अपने पर्सनल फायदे के बारे में सोचने लगे। ओबीडियंस, देखिए इंडिविजुअल एक्सचेंज, जब बच्चा इंडिविजुअलिज्म, अपना पर्सनल फायदा सोचने लग जाए, व्यक्तिगत हित के बारे में सोचने लग जाए, जैसा कि आपने बताया ऑप्शन बी इंस्ट्रूमेंटल। चलिए चलिए आगे चलते हैं। A person follows laws because maintaining social order is important. Social order is important. ये हमें किस स्टेज के बारे में बताता है? सोशल ऑर्डर बताइए। सोशल ऑर्डर बनाए रखना इंपॉर्टेंट है, ये हमें किस स्टेज के बारे में बताता है? ऑप्शन ए इंडिविजुअलिज्म तो नहीं, कोई पर्सनल बेनिफिट की बात नहीं हो रही, कोई गुड बॉय या गुड गर्ल टैग की बात नहीं हो रही, कोई इसकी बात नहीं हो रही, यूनिवर्सल एथिक्स, कोई सार्वभौमिक प्रिंसिपल की बात नहीं हो रही। इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी, बिल्कुल ठीक, स्टेज 4 ऑप्शन सी। ठीक है ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब पर्सन बिलीव ह्यूमन राइट इज इंपॉर्टेंट देन एनी लॉ, एक व्यक्ति ये मानते हैं कि जो ह्यूमन राइट है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किसी भी लॉ से ऊपर ह्यूमन राइट इंपॉर्टेंट है, तो वो किस स्टेज का, किस स्टेज को रिफ्लेक्ट करेगा? ह्यूमन राइट इंपॉर्टेंट है, डी, 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 बिल्कुल। जब मैंने बताया था ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट जैसे क्या माने जाते हैं, और इसके अलावा इक्वालिटी, फ्रीडम और जस्टिस, इसके अलावा ह्यूमन राइट, जब कोई इनको ज्यादा महत्व देने लग जाए
तो क्या हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा हमारा यूनिवर्सल प्रिंसिपल। बिल्कुल सही, स्टेज 4 यूनिवर्सल प्रिंसिपल, बिल्कुल सही आंसर। चलिए, मॉरल डेवलपमेंट अकर थ्रू, ठीक है, इनका ऑप्शन क्या थे, मॉरल डेवलपमेंट अकर थ्रू, ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं ऑप्शन सी है ग्रोथ, ऑप्शन डी है मैच्योरेशन। तो कोलबर्ग के अकॉर्डिंग जो मॉरल डेवलपमेंट है उसका रिलेशन किससे होना चाहिए, क्योंकि क्योंकि इनका जो वर्क है, अच्छा किसका एक्सटेंशन है, इनका जो वर्क किसका एक्सटेंशन माना जाता है, किसके काम के बेसिस पे इन्होंने आगे काम करना स्टार्ट करा, बताइए चैट में बताइए, किसके बेसिस पे इन्होंने, किसके बेसिस पे, बिल्कुल प्याजे के बेसिस पे इन्होंने काम स्टार्ट करा, प्याजे को इन्होंने अपना बिल्कुल गुरु मानकर काम करना स्टार्ट करा, तो कॉग्निटिव डेवलप, संज्ञानात्मक विकास, बिल्कुल ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा ये बताइए ऑर्डर क्या होगा, डेवलपमेंट का ऑर्डर क्या होगा, इनमें से डेवलपमेंट का, मॉरल डेवलपमेंट का ऑर्डर क्या होगा, एबीसीडी में से सबसे पहले क्या आएगा, प्री आएगा, फिर कन्वेंशन आएगा, और फिर पोस्ट कन्वेंशन आएगा। ये हमें कहा दिखना है, प्री कन्वेंशन पोस्ट कन्वेंशन, ऑप्शन बी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। चलिए आगे देखते हैं। Which state is associated with social contract orientation? ओए गल सुन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है, ये वाला 1 2 3 4 5, स्टेज 5, बिल्कुल बिल्कुल बिल, ये ट्रिक याद रखिएगा, आपका काफी हद तक काम आसान होता दिख रहा है, ठीक है ठीक है, ट्रिक से आपका हो जाएगा काम। अच्छा ये बताइए, ये यहीं पे लिख लेते हैं, सी ऑप्शन लिख लेता हूं पोस्ट, और डी लिख देते हैं, चलो नन ऑफ दी अबव। ऐसी स्टेज जब बच्चा औरों के अप्रूवल के लिए काम करना स्टार्ट कर दे। अच्छा औरों के अप्रूवल को मैं आसान शब्दों में बताना चाहूं कि बच्चा जब ये सोचने लग जाए वो 4 लोग क्या सोचेंगे, औरों का अप्रूवल के लिए सोचने लग जाए, तो वो कौन सी स्टेज हो जाएगी, जब बच्चा 4 लोगों के अप्रूवल के लिए काम करना स्टार्ट कर दे, ठीक है, कौन सी स्टेज हो जाएगी, यानी सोसाइटी के अकॉर्डिंग काम करने लग जाए, बिल्कुल सही, कन्वेंशन, ठीक है। अच्छा मैं इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करूं, जब वो बच्चा किसी के अप्रूवल के लिए काम ना करे, ना समाज के लिए ना खुद के लिए, बल्कि ग्रेटर पिक्चर के लिए काम करना स्टार्ट कर दे, बिगर पिक्चर के लिए काम करना स्टार्ट कर दे, नहीं नहीं नहीं, बिगर पिक्चर के लिए, बिगर बेनिफिट, लार्जर बेनिफिट के लिए, तो कौन सी हो जाएगी हमारी, बिल्कुल सही, तब हो जाएगी हमारी सी, तब, और इस क्वेश्चन का आंसर है बी, बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक। चलिए आगे चले, देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोलबर्ग के अकॉर्डिंग मोरालिटी कितनी स्टेजेस में डेवलप हो रही है, बताइए कितनी स्टेजेस, कितनी स्टेजेस, स्टेजेस सी, और लेवल्स कितने हैं जी, साथ साथ बता दीजिए लेवल्स कितने हैं, 6 तो स्टेजेस हैं ही, 6 तो स्टेजेस, लेवल है, बिल्कुल सही, 3 लेवल है और 6 क्या है स्टेजेस, याद रखिएगा 3 लेवल और 6 स्टेजेस, कई बार पेपर में कंफ्यूज करने के लिए लेवल और स्टेज को आपस में बदल देते हैं, ध्यान रखिएगा 3 क्या थे लेवल और 6 थी हमारी स्टेज। कोलबर्ग की मॉरल जो थ्योरी है वो किससे रिलेटेड है, इनमें से किससे रिलेटेड है, लैंग्वेज से नहीं, पर्सनैलिटी से नहीं, इंटेलिजेंस से नहीं, किससे रिलेटेड है, मॉरल रीजनिंग, नैतिक तर्क। अच्छा वही मैं दोबारा पूछना चाहूंगा, चैट में या कमेंट में बताइएगा कि वो नैतिकता या नैतिक रीजनिंग जज करने के लिए किसका इस्तेमाल करते थे, वो नैतिकता या नैतिक रीजनिंग जज करने के लिए किसका इस्तेमाल करते थे, किन चीजों का इस्तेमाल करते थे, बताइएगा। डायलेमा, बच्चों को अलग अलग दुविधा देते थे, पजल देते थे, मॉरल पजल देते थे, और इससे जज करते थे कि बच्चा किस स्टेज में लाया करता है, बिल्कुल बिल्कुल। हाइंस तो एक, वो तो हाइंस डिलेमा तो एक हाइंस व्यक्ति था, उसके नाम पे रखा गया, हाइंस की दुविधा जो देते थे, हाइंस डिलेमा से याद रखिएगा, बच्चों को अलग अलग दुविधाएं या पजल्स देकर जज करते थे कि बच्चा किस स्टेज में होता है, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल। रीजनिंग तो पता करते थे, वो किससे पता करते थे, पजल्स देकर, बच्चों को अलग अलग पजल्स देते थे कि बच्चा उससे आंसर कर पाए, और उससे जज करते थे बच्चा किस स्टेज में। अ चाइल्ड शेयर टॉय बिकॉज ही एक्सपेक्ट अदर टू शेयर विद हिम, यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ पर्सनल, वो बच्चे इसलिए खिलौना शेयर कर रहे हैं ताकि वो ये चाहे कि और उससे खिलौना शेयर करे, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, पर्सनल बेनिफिट हमें देखने को मिल रहा है, पर्सनल बेनिफिट हमें देखने को मिल रहा है, हमें कौन सी स्टेज में देखने को मिलता है पर्सनल बेनिफिट हमें कौन सी स्टेज में देखने को मिलता है मैम, बिल्कुल सही बिल्कुल सही।
देखने को मिलता है इंस्ट्रूमेंटल, जो कि होती है हमारी स्टेज 2। बिल्कुल सही, ज्यादातर लोगों का बिल्कुल सही आंसर। अच्छा ये देखिए, एक बच्चा क्लास में नियम इसलिए फॉलो करता है क्योंकि सब उसे क्या देंगे, गुड स्टूडेंट समझेंगे, गुड स्टूडेंट समझेंगे। यहाँ पे बच्चा किसके लिए मेहनत कर रहा है, एक टैग पाने के लिए मेहनत कर रहा है। ये कौन सी स्टेज हो जाएगी हमारी, कौन सी स्टेज हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी स्टेज 3, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। आज का लास्ट क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, चलिए और आज का लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग द हाईएस्ट स्टेज ऑफ मॉरल रीजनिंग इज गाइडेड बाय। कोलबर्ग के अकॉर्डिंग जो हाईएस्ट स्टेज है मॉरल रीजनिंग की, वो कहां देखने को मिलती है, कब देखने को मिलती है? दंड से नहीं, सोशल अप्रूवल से नहीं, लॉ एंड ऑर्डर से नहीं, हमें देखने को मिलती है यूनिवर्सल एथिक, जब सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत हमें देखने को मिल जाए। तो ऐसे ही कंसेप्ट और क्लासेस के लिए जुड़े रहे हमारे पेज मिशन सीटेड क्लासेस से। हम फिर लेकर आएंगे आपके लिए एक और क्लास, एक और कंसेप्ट, और तब तक के लिए याद रखें, कंसेप्ट क्लियर तो सीटेड क्लियर।